अब चारों तरफ सफ़ेदी छाई है, बर्फ़ ही बर्फ़, खूब एकदम कड़ाके की ठंडी है। हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बाइक पैकिंग द हिमालयाज़। कल मनाली से मैं सिस्सू आ गया था। यहाँ एक छोटा सा बढ़िया सा होम स्टे, इसके अंदर रुका, अच्छी नींद आई और सुबह टाइम से उठ गया। आज प्लान है मेरा यहाँ से आगे निकलने का, लेह की तरफ। ऐसा कोई प्लान नहीं है कि कहाँ तक पहुँचना है, जो कि हमेशा ही रहता है कि दिन में चलते रहो, शाम के आसपास जहाँ मन किया वहीं डेरा। तो मौसम ठीक है, हल्की बदली छाई थी सुबह उठा जब मैं, पर ठीक लग रहा है, ऐसा बारिश वाला नहीं है। ये जी अपना होम स्टे का कमरा, जुराब, जूते, बैग कल थोड़े भीग गए थे पागल नाला पार करते हुए, सूखने के लिए डाले हुए हैं। खिड़की से बढ़िया चांद की रोशनी रात भर आ रही थी। और ये बाहर का नज़ारा सिस्सू, ये नीचे है सिस्सू लेक, वहाँ पर हेलीपैड है। ये है चंद्रा नदी और वो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ों की चोटियाँ। ये बाइक रेडी है। सांगे फूड कॉर्नर, ये इनका कैफ़े इस तरफ, और होम स्टे भी इसी नाम से है, वहाँ पर है वो जहाँ मैं रुका था, सांगे होम स्टे। रुकना हो तो इन्हीं से बात कर लेना सीधा यहाँ आके। ये एक बड़ा सा होटल है, इसके ठीक सामने ये सांगे फूड कॉर्नर। चलते हैं फिर, करते रवानगी टाइम से। टनल बनने से पहले सिस्सू बस एक छोटा सा गांव था, गिने चुने घर, और यही आलू गोभी इनकी खेती होती थी। खेती आज भी होती है, पर अब टूरिज़्म भी बढ़ गया इस तरफ। और लाहौल वैली के पहाड़ों का तो क्या ही कहना, एकदम सीधे तीखे ऊंचे खड़े। ये माउंटेन के ठीक तलहटी तो नहीं है, पर उस तरफ देखो, थोड़ा उपजाऊ एरिया है, तो इस तरफ के गांव के लोगों ने खेत बना रखे वहाँ पर। अब यहाँ से जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, सारा लैंडस्केप चेंज होता जाएगा। अभी तो कुछ है कि छोटे छोटे गांव हमको दिखाई दे रहे हैं। ओह माय गॉड, इस गांव के पार वाली साइड, उधर अंदर ही अंदर दोनों पहाड़ों के बीच, और आगे जाके खूब सारी बर्फ़, अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई है यार इस बार सितंबर महीने में। ये आ गया जी तांडी, मनाली ले रूट का आखिरी पेट्रोल पंप। वैसे तो मनाली से भर के ही चला था मैं टंकी, फिर भी मैं कहा 2-1 लीटर और आएगा, ले तक कोई टेंशन नहीं है, फुल ही कर दो। वैसे तो ले तक पहुंच जाता आराम से, माइलेज ठीक है, 40 के करीब की एवरेज है। तो एक बार टंकी फुल हुई है 450-500 किलोमीटर तक, फिर भी मैं कहा आगे ऊंचे ऊंचे पासेस आएंगे तो क्यों रिस्क लेना। ये है तांडी ब्रिज का छोटा सा मार्केट। यहाँ चंद्रा और भागा दोनों नदियों का मिलन होता है, और ये बन जाती है चंद्रभागा, जो कि जम्मू कश्मीर में जाके इसको चिनाब बोलने लगते हैं। कुछ एक ढाबे हैं, कुछ दुकानें हैं। यहाँ पंजाबी ढाबा, एक तंदूरी रोटी और कड़ी खाएंगे, उसके बाद आगे का सफ़र होगा। खाना हो गया है, 10:30 बजे हैं, और यहाँ से 6 किलोमीटर केलोंग है। ऊपर पहाड़ों पर थोड़े थोड़े बादल कहीं कहीं दिख रहे हैं, पर आगे देख रहा हूँ तो थोड़ा क्लियर स्काई भी दिख रहा है, जो कि पॉजिटिव साइन है। होपफुली ऐसा ही रहे।
ये है सामने केलोंग, एक बड़ा गांव कह सकते हैं इसको, पहाड़ों के हिसाब से छोटा टाउन भी कहा जा सकता है। कितनी खूबसूरत वैली है केलोंग के आसपास सारी। केलोंग से आगे निकलते ही बहुत छोटी छोटी कोई कोई बूंदे गिर रही है, पर ऐसा बारिश वाला नहीं लग रहा कुछ। और अब ये जो रोड के दोनों तरफ छोटे छोटे पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं, थोड़ा आगे जाने के बाद आई थिंक जिस्पा के बाद ये ट्री लाइन भी बिल्कुल ख़त्म और सूखे पहाड़ शुरू हो जाएंगे। यहाँ पिछले कुछ देर से देख रहा हूँ मैं, पहले तो कोई कोई पत्थर थे, यहाँ पूरा एक स्ट्रेच है 200-300 मीटर का, जिसमें ऊपर से मलबा आ रखा है। ये भी पिछले हफ्ते 10 दिन में जो हुआ है उसी का नतीजा है। जिस्पा के पास आते ही मौसम भी साफ हो गया, यहाँ धूप है। केलोंग और वहाँ से थोड़ा आगे तक ऐसे बदली छाई थी, पर यहाँ से अब आगे पूरा क्लियर स्काई दिख रहा है। जिस्पा भी एक छोटा सा गांव हुआ करता था, एक भी होटल नहीं था यहाँ। टनल बनने के बाद कितने ही तो कैंप साइट्स खुली है यहाँ, कितने ही होटल और होम स्टेज। इससे यहाँ के लोगों को भी थोड़ा रोज़गार का अवसर मिला है। अदरवाइज़ तो यही मटर गोभी आलू साल में एक बार तो खाली सर्वाइवल की ही लड़ाई थी। अब मकान भी ठीक ठाक अच्छे बन गए हैं सबके। जिस्पा वैली भी काफ़ी खूबसूरत है, खूब चौड़ा फैला हुआ रिवर बेड है, चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। मौसम गर्मियों में भी यहाँ ठंडा रहता है, विंटर में तो बर्फ़ पड़ती है। कितना शानदार एरिया है। जिस्पा के 6-7 किलोमीटर बाद आता है इस रूट पर हिमाचल का सबसे आखिरी गांव दारचा। ये जो सामने आप बस्ती देख रहे हैं, ये भी छोटा ही गांव है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। कहने को वैसे तो ये आखिरी गांव है इस रूट पर हिमाचल साइड से। लद्दाख का पहला गांव तो बहुत आगे जाके आएगा, खासकर जो रोड के ऊपर यार वहाँ से हमको दिखेगा। पर बीच बीच में ऐसे छोटी छोटी सेटलमेंट आएंगी, कोई कहीं पे 3 ढाबे, कहीं पे 5, 7, 10 ढाबे इस टाइप की। कुछ 40 किलोमीटर की दूरी पे, कुछ 50 की, जहाँ पर हमको खाने का और रात बिताने के लिए भी ठिकाने मिल जाते हैं। वो तंबू टाइप के ढाबे दारचा से ही शुरू हो जाते हैं। और ये सामने जो ब्रिज देख रहे हैं, ये है इस रूट का सबसे लंबा ब्रिज। पहले इस तरफ एक छोटा सा ब्रिज होता था, और इन दिनों खासकर जून जुलाई अगस्त उस टाइम पे यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती थी पानी ज़्यादा होने से। यहाँ एक ढाबा, इसमें चाय पिए मैंने एक, और थोड़ी धूप निकली हुई थी तो जूते मैंने सोचा थोड़ी देर रख देता हूँ, थोड़ा सूखेंगे तो आगे पहनने में आसानी होगी, नहीं तो बड़ा गीला गीला लग रहा था। इतनी अच्छी खासी धूप थी, साफ बढ़िया मौसम था। 10 मिनट चाय पीने रुका था, इतने में सारी धूप गायब और फिर बादल आ गए हैं। वो दारचा ब्रिज है, उससे 2 किलोमीटर आगे आके यहाँ पर ये पुलिस की चेक पोस्ट है, जहाँ दोनों तरफ से आने वाले हर व्हीकल की एंट्री होती है, चाहे वो लद्दाख से आए, चाहे वो उस तरफ से मनाली साइड से आए। और यहीं पे क्या है कि 2 रास्ते हैं,
चेक पोस्ट से ये सीधा जो सामने जा रहा है ये ज़ांस्कार जाएगा। शिंकुला पास यहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ से राइट साइड में ऊपर यू टर्न है एक, ये ऊपर वाला रास्ता ये जाएगा ले। यहाँ से देखो कितना शानदार नज़ारा है दारचा गांव का और पूरी वैली का। ऐसा लगता है ये तो किसी ने ना पूरा एक प्रॉपर प्लान करके पहाड़ रखे हों पहले चारों तरफ बड़े ऊंचे ऊंचे, बीच में खूब सारा स्पेस छोड़ा हो और एक इधर से एक उधर से एक इधर, तीन तरफ से तीन नदियां आ रही है और यहाँ मिल रही है। और इस पूरे माहौल के बीच में छोटे छोटे खेत हैं और ये प्यारा सा गांव। लो जी एक और काफिला, ये लाहौल के सबसे ऊपरी इलाके सरचू के आसपास तक जाते हैं ये गद्दी। ठंड बढ़ने लग गई है ऊपर तो ये भी लौट रहे हैं वापस। कहाँ से आ रहे हैं भैया? मैं वैसे तो हरियाणा से हूँ पर अभी मनाली से आ रहा हूँ। रोड कैसा है? रोड ठीक है, ठीक है। हाँ पागल नाले में दिक्कत है पर पेटें तो निकल जाएंगे आराम से। छोटी गाड़ी जा रही है? छोटी गाड़ी क्या, अब तो वो बड़ी भी निकल रही है धक्का पेल कर करके। अब तो लग रहे हैं 1-2 दिन में हो जाएगा। आप जब तक पहुँचोगे ना रास्ता सब खुल जाना। इनको भी देखो फिक्र है इस चीज़ की कि अगर रास्ते बंद हैं तो इनके लिए भी मुश्किलें हैं। इतने सारे छोटे छोटे पशुओं को लेके चलना। हाँ जी की हाल चाल? ठीक जे? सारी की सारी घेर के खड़ी है, सूंघ रही है कि क्या कुछ है इसके पास। ठंडा मौसम, ऊंचे पहाड़ों के बीच भेड़ बकरियों के नीचे उतरते हुए काफिले और यहाँ हमारे सामने एक बेहद शानदार छोटी सी साफ सुथरी झील। इसका नाम है दीपक ताल। कितनी बढ़िया है देखो ना, पानी ऐसा साफ है कि आप नीचे तक झांक सकते हैं। ये रूट जो है मनाली टू लेह भारत का शायद सबसे खूबसूरत रोड ट्रिप है। इसकी वजह यहाँ खासकर जब आप लाहौल वैली में आने के बाद हर कुछ किलोमीटर के बाद लैंडस्केप चेंज होता है। चारों तरफ का जो मंजर है, पहाड़ों के कलर्स हैं, पैटर्न्स हैं, वाह यार। बारालाचा पे मुझे लगता है अच्छी खासी बढ़िया बर्फ़ देखने को मिल सकती है। और बर्फ़ के साथ साथ मुझे थोड़ा डर इस बात का है मौसम का, मौसम में कोई गड़बड़ ना मिले। ठंड चाहे जितनी भी हो झेल लेंगे। इस जगह का नाम है जिंगजिंग बार। ये कोई बार नहीं है ना, यहाँ कोई बार है पता नहीं, बस ये है नाम इसका पड़ा हुआ। यहाँ पे 5-6 ढाबे हैं बट इस टाइम टोटल बंद है। पिछले 10-12 दिनों से, 2 हफ्तों से मान लो, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। तो मेरे ख्याल ये भी बंद कर कुरा के नीचे चले गए। सब पे लोग लगा है, कोई बंदा भी नहीं है यहाँ। बारालाचा पास के आसपास का लैंडस्केप बहुत शानदार है और ख़ासकर जब स्नोफॉल हो रखी हो। ऊपर हमको एक और झील देखने को मिलेगी,
सूरज ताल। हाँ, खिंच के गड्डी शावा। अब चारों तरफ सफ़ेदी छाई है, बर्फ़ ही बर्फ़। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं बारालाचा पास की तरफ, बर्फ़ की जो मात्रा है बढ़ती जा रही है और इसी के साथ जो टेम्परेचर है वो डाउन हो रहा है, ठंड भी बढ़ रही है। आहा, खूब एकदम कड़ाके की ठंडी है। और ये मोड़ मुड़ते ही हमारे सामने होगी सूरज ताल। अब इस बर्फ़ में पता नहीं वो जमी हुई होगी या पानी है उसमें। ओहो, है पानी, थोड़ा पानी है, रुक के देखते हैं। चेक कर, ओह माय गॉड, क्या कहें यार अब इस नज़ारे के बारे में। अमूमन ये होता है कि सितंबर के महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं होता है। जुलाई आते आते सारी बर्फ़ पिघल के ये पहाड़ बिल्कुल सूखे होते हैं और इनके ठीक बीचों बीच ये झील साफ़ सुथरे क्रिस्टल क्लियर पानी से भरी होती है। तो चारों तरफ का नज़ारा तब भी शानदार होता है, अब तो कहना ही क्या है। इट इज़ वेरी वेरी रेयर। मज़ा आ गया यार। 2 हफ्ते मनाली में जो मैं फंसा रहा था ना, और जो हालत हो रखी थी दिमाग की, ये नज़ारा देख के इतनी बर्फ़, थोड़ी सी राहत मिली है कि चलो शायद इसीलिए इतने दिन वहाँ पे डेस्टिनी ने फंसा के रखा था। पहले ये बारालाचा का रूट ऊपर से था थोड़ा, पर उसमें बहुत दिक्कत थी बारालाचा से नीचे की तरफ उतरने में। सारा का सारा 7-8 किलोमीटर पानी पानी बहता था, वो पूरा का पूरा नाला ही था। इस साल ये थोड़ा नीचे से इन्होंने नया रूट ओपन किया है। अरे 2 बज गए हैं, आगे मौसम थोड़ा थोड़ा बिगड़ता दिख रहा है मुझे, पता नहीं, या फिर शायद ये पास है इसलिए यहाँ हल्की हल्की ऐसे बूंदें गिर रही है। बारालाचा से नीचे आने के बाद सरचू की तरफ का ये जो स्ट्रेच है, इतना ज़बरदस्त रोड बना है इस टाइम तो यहाँ पर, बहुत ही मज़ा आ रहा है। इस पे तो साइकिल पे आता था तब भी इतना मज़ा आता था, क्योंकि ढलान है, पैडल मारने नहीं होते थे, और नज़ारे तो आप देख ही रहे हैं। भाई अब आगे बहुत ही भयंकर सीनरी आ रही है। दिस इज द लैंड ऑफ सरचू। इससे खूबसूरत जगह आप में से कितने लोगों ने देखी है? ये है सरचू, इस रूट के ऊपर आने वाले सबसे ब्रेथ टेकिंग और शानदार लैंडस्केप्स में से एक। ऐसे पहाड़ों में चलते चलते इंसान सोच भी नहीं सकता कि यार ऐसी जगह आ जाएगी, कितना बड़ा फैला हुआ
प्लेन घास का मैदान और नीचे साफ सुथरा बहता हुआ दरिया। उस मैदान के पीछे वाले पहाड़ों का अपना अलग कलर है। वेलकम टू सरचू। ये है सरचू। यहाँ से हिमाचल की सीमा समाप्त और अभी लद्दाख की सीमा शुरू। वहाँ एक बोर्ड लगा है, वहाँ पे पुलिस की चेक पोस्ट है। लद्दाख पुलिस में भी एंट्री होती है, हिमाचल वालों में भी। और यहाँ कुछ ढाबे हैं जहाँ पर खाना भी मिलता है, रात को रुकने की भी व्यवस्था है। तो थोड़ा विश्राम करते हैं, एक चाय पीते हैं, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। यहाँ पे इस तरीके के ढाबे होते हैं पूरे रूट पर ही। झूले जी, चाय मिलेगा? ओके, थैंक यू। तो यहाँ खाने का इंतज़ाम भी है और अगर किसी को रात हो जाए तो सोने के लिए ऐसे बेड लगे होते हैं ना। क्या कुछ लेते हो एक बेड का? 300 रुपये। 300 एक बंदे का? वेरी गुड। अंदर है भी सारा कुछ गर्म। तो एक चाय पिला दो और फिर हम भी चलेंगे। यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लिया, एक कप चाय पी और फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली थी, थोड़ा इसको रिचार्ज किया। 3:30 बजे हैं, मौसम सामने ठीक दिख रहा है। देखते हैं आज कहाँ तक पांग पहुँचते हैं या पांग से थोड़ा आगे तक भी। सरचू के बाद भी अगले 20-25 किलोमीटर वैली के अंदर अंदर ये शानदार प्लेन सड़क, इस पे भी राइड करने का बहुत मज़ा आता है। इसके बाद तो वो गाता लूप शुरू हो जाएंगे, जो हेयरपिन बेंड्स हैं वो तो चढ़ाई है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। 21 मोड़ हैं। यहाँ पर है ये ईबेक्स है आई थिंक। स्पीति और लद्दाख जैसे इलाकों में होती है। कहाँ छुप रखी? ओके, हियर दे आर। झुंड है इनके। वाह, दिखने में थोड़ी हिरन जैसी लगती है ये, पर सर पे सींग बकरी जैसे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इधर चल रहे हैं ये। यहाँ से शुरू होते हैं गाता लूप्स। टोटल 21 हेयरपिन बेंड्स हैं, एक के बाद एक। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ का एल्टीट्यूड है 4200 मीटर, 13,780 फीट। पर ये जो लूप का रास्ता है ये काफ़ी नैरो है और ख़राब भी है। अब तक जितनी बढ़िया सड़क थी अब उसकी आधी भी नहीं है। ये गाता लूप का एंड पॉइंट। 21 चढ़ाइयाँ चढ़ के यहाँ का एल्टीट्यूड है 4667 मीटर, 15,302 फीट। 21 मोड़ चढ़े हैं, 400 450 मीटर की एलिवेशन गेन की है।
इस तरफ देखो आप, गाता लूप्स एंड हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चढ़ाई ख़त्म हो गई है, चढ़ाई यहाँ से आगे भी जारी रहेगी नाकिला पास की। हाँ, वो अलग बात है कि इसमें इस तरह के लूप्स नहीं आएंगे। ओहो, वाह वाह, लूप्स नहीं पर ऐसे छोटे मोटे झटके ज़रूर आएंगे। वैसे मेन जो टफ स्ट्रेच था वो गाता लूप्स का था। अब इस पहाड़ के चारों तरफ एक सर्कल जैसा लगाना है, ऊपर ऊपर से ही थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है। ऊंचे पहाड़ी रास्तों के नज़ारे कितने भी अच्छे हों, मगर फोकस पूरा ड्राइविंग पर, राइडिंग पर रहना चाहिए, अदरवाइज़ ये हो सकता है एक छोटी सी गलती, पलक झपकते ही और काम तमाम। तो आप कभी भी इस तरफ आते हो, लद्दाख या कहीं भी पहाड़ों में, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर आपका फोकस रोड पे रहना चाहिए और स्पीड लिमिट में रहे तो अच्छा है। कोई नज़ारे अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहा है कहीं पे, तो मेरी तरह बाइक साइड में रोक दो, वहाँ पर 2 मिनट रुको, चारों तरफ फ़ोटो लेना है, वीडियो लेना है या पहाड़ों को निहारना है तो वो कर सकते हैं। तो क्या है कि जान है तो जहान है, वरना तो 1 मिनट में काम तमाम है। लो जी, ये है नाकिला पास, 15,500 फुट की ऊंचाई पर इस रूट का तीसरा पास। एक से बढ़कर एक कमाल के पहाड़ दिखते हैं कहीं भी लद्दाख में हम जाते हैं। और जब भी कोई दर्रा यानी कि पास आता है, उसके बाद फिर एक और लैंडस्केप में थोड़ा चेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नाकिला ये तीसरा पास है मनाली ले हाईवे का, और यहाँ से भी इस तरफ के जो पहाड़ हैं उन पे हमको खूब बर्फ़ दिख रही है। यहाँ से 8 किलोमीटर नीचे एक जगह है जहाँ पे 3 या 4 छोटे छोटे तंबू वाले ढाबे मिलेंगे हमको, और उसके बाद जो वहाँ से चढ़ाई जा रही है वो चढ़ाई पूरी करके, और वहाँ जो बीच में बहुत सी बर्फ़ दिख रही है वो है चौथा पास लाचुंगला। ये रास्ता जाता है वहाँ नीचे जहाँ पर वो 2-3 ढाबे हैं तंबू वाले जो मैं बता रहा था। और मुझे लगता है ये रास्ता आने वाले कुछ सालों में, हो सकता है 2-3 सालों में ही ऑब्सोलीट हो जाए, यहाँ से कोई ना आए, क्योंकि नीचे जो मैं देखता आ रहा हूँ राइट साइड में मेरे नीचे वैली के अंदर अंदर ये एक नया रूट निकाला जा रहा है, जिससे गाता लूप्स और नाकिला मेरे ख्याल में दोनों स्किप हो जाएंगे। बीआरओ की टीम लगी हुई है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, और ये रोड बनते ही फिर ये चढ़ाई वाला जो भी मैं चढ़ के आया हूँ ये सारा पैच गायब। ये है वो ढाबे, अब तो 3-4 की बजाय डबल हो गए हैं, और इस साल यहाँ पर खुले हैं ये। पिछले साल तक यहाँ सामने जो पुल बन रहा है यहाँ पर थे। ये जो गाड़ी आ रही है नाले में से, इस जगह को विस्की नाला बोलते हैं। नाम अजीब अजीब है इस एरिया, इस रूट के, जिंग जिंग बार, विस्की नाला। शाम के 5:30 बज गए हैं। यहाँ रुकने का मेरा कोई प्लान नहीं था, ऐसे कोई ज़रूरत भी नहीं थी कोई चाय की तलब हो या और। यहाँ से अगला पास है 4-5 किलोमीटर की चढ़ाई है, और अगला स्टेशन है पांग। यहाँ से 27 या 28 किलोमीटर है, तो 6, सवा 6, 6:30 तक आराम से आई थिंक पांग पहुँच जाएंगे। वो रुकने के लिए बेटर जगह है रात के लिए। जी, ये है पास नंबर 4 लाचुंगला। 16,600 फीट की होगी इसकी हाइट। लाचुंगला पास के साथ 5 में से 4 पास कवर हो गए हैं। चौथे नंबर पर वैसे आता है ये मनाली से आते टाइम, पर ऊंचाई के मामले में दूसरे नंबर पर है, 16,616 फीट।
पांग से थोड़ा पहले का ये जो स्ट्रेच है ये भी बहुत शानदार है। यहाँ आके ऐसा लगता है कि ये धरती नहीं कोई दूसरा प्लानिट है। ये है पांग 15,250 फुट की ऊंचाई पर एक मेन स्पॉट है मनाली ले रूट पर। यहाँ कुछ ढाबे हैं, आर्मी की रिकवरी पोस्ट भी है और अब रोड की कंडीशन भी काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ अपने को एक शांति वाला रेस्टोरेंट मिला है। मतलब किसी में भी रुक जाओ, सब में सेम जैसा ही सिस्टम होता है। वही 250-300 रुपये लेते हैं और सामने बाइक खड़ी है, सामान उतार के चलते हैं अंदर। ये आंटी जी का ढाबा एक इसी तरीके के होते हैं, यहाँ बैठ के खाने के लिए। इधर किचन सिस्टम ये है यहाँ के मालकिन सब कुछ जो भी। और इस तरफ भी बैठ के खाने का है। ज़्यादा लोग आ गए तो बेडिंग यहाँ भी लग जाती है। और यहाँ का आपको दिखाते हैं 7 स्टार ये अरेंजमेंट है। सो सामान वामान अंदर रख दिया है और अरे इट्स फाइन, हाथ मुंह धो लिया, बढ़िया गर्म पानी मिला, चाची ने दिया। अब बैठे हैं, थोड़ी देर सुस्ता रहे हैं यहाँ और जल्दी डिनर तैयार हो जाएगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 7 बजने में भी 5-7 मिनट बाकी हैं। और आप देखो चारों तरफ सन्नाटा। ऐसे रिमोट एरियाज़ में ऐसा ही होता है कि जैसे ही दिन ढला उसके बाद चुप्पी। अब कोई व्हीकल कोई लेट शेट हो गया तो वो आएंगे, अदरवाइज़ जो यहाँ अपने अपने जहाँ भी ढाबों में स्टे कर रहे हैं जल्दी से खाना खाएंगे और बिस्तर में घुस जाएंगे। ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, कल के मुकाबले टेम्परेचर काफ़ी लो है। सो अपना भी सेम ही प्लान है, खाना खाएंगे सोएंगे। बस दुआ ये है कि मौसम में कोई गड़बड़ी ना रहे, आज जैसा रहे तो बढ़िया है। मिलते हैं फिर कल के सफ़र पे। कल शाम टाइम से ही ले पहुंच जाऊंगा मैं।